हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कब मनाया जाता है। दिस इज नॉट नेशनल एंटी करप्शन डे। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ये एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और ये जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था ये 31 अक्टूबर 1949 के तहत ये रिजोल्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया था। बट ये मनाया कब जाता है? ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है। कमोमोरेट इसको तब किया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और इंडिया की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज अंडर करप्शन, यानी कि इंडिया का 30% जीडीपी तक का करप्शन होता है। तो इंडिया का जो 30% है जीडीपी का वो करप्शन में जाता है। इट मीन्स कि दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस जो है ह्यूमन राइट्स डे, ये एवरी ईयर 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। प्रतिवर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएनजे ने अडॉप्ट किया था यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये अडॉप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने यूडीएचआर। और इसमें एक प्रियम्बल है और इसमें टोटल 30 आर्टिकल है इस चार्टर में। और इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है कि किस तरह से हमने इसे अडॉप्ट किया था, या यूएन को क्या मतलब नीड पड़ी जब हमने ये ह्यूमन राइट्स जो है अडॉप्ट किए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था? एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान, ये थी अलाइड पावर्स। और एक तरफ थी एक्सिस पावर जिसमें यूएस, यूके और रशिया था, मेनली रशिया। यूएस, यूके और मेनली रशिया था। और एक तरफ से जर्मनी, इटली और जापान। तो बेसिकली जर्मनी में उस समय कौन था वहां पर डिक्टेटर था? दैट इज नाजी जर्मनी से हिटलर। हिटलर के बारे में सबने सुना होगा, हु इज हिटलर। तो ही इज वेरी पॉपुलर गाय। तो हिटलर जो है ही जस्ट डोंट लाइक जूइश पीपल, यानी उसको यहूदियों से नफरत थी, उसे जूइश लोगों से नफरत थी, उसे पसंद नहीं थे। अब उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहां पर जूइश बिजनेसमैन जो है इन जर्मनी अभी भी है, इन यूके, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो होल्ड करते हैं वहां पे अपना स्टेक, वो जूइश पीपल थे एंड ही डोंट लाइक देम। तो एक वर्ड आता है दैट इज होलोकॉस्ट। तो उसने क्या किया था? बहुत मात्रा में होलोकॉस्ट करवाया था और उसने बहुत सारे जो जूइश है वहाँ की पॉपुलेशन को गैस चैम्बर में मरवा दिया था। मतलब एक गैस चैम्बर होता था, वहाँ पे जूइश पीपल को लाया जाता था, वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस छोड़ी जाती थी जिससे वो लोग मर जाते थे। और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में उन लोगों को उसने मारा था। तो इस वजह से इसे होलोकॉस्ट कहते हैं। और ये जो है वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भयानक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, चिल्ड्रंस के राइट का वायलेशन हुआ। और इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एक खौफनाक याद है वो है हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका जाना। तो बेसिकली क्या हुआ था? जर्मनी को हरा दिया गया था, इटली को भी हरा दिया गया था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और इटली ने भी कर दिया था। बट बचा फिर जापान। अब जापान क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहा था तो फिर यूएस को, अमेरिका को और कोई रास्ता दिखा नहीं। और अमेरिका ने क्या किया कि
हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो वहीं की वहीं उनकी डेथ हो गई। और जो बचे थे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। और उसकी रेडिएशन का वहां पर अब तक ये असर देखा जाता है कि जो भी बचे हैं उनकी जो जनरेशन है, जो उनकी पीढ़ियां आई हैं, उनमें भी उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां देखी गई है। और फिजिकली वो डिसेबल्ड वहां पर जो न्यू बॉर्न हुए हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुआ है। तो बेसिकली इतने सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जब हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस जब बना 1945 अक्टूबर में, अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता। तो जब ये बना तो उस समय क्या हुआ, 1948 में इन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया फॉर ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए और वॉर में इस चीज के बियॉन्ड जो है किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। और वॉर के समय पे भी उस पर्सन के अगर उसके जो भी लीगल राइट्स है वो नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स तब भी रहेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स से ही लिए गए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1948 के बाद बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1949 में, तब तक हमने ये वाला कन्वेंशन साइन कर लिया था इंडिया ने। और उसके बाद से ही 1949 से हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंक्लूड किए। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर इतने क्वेश्चन आए हैं कि इसमें 4-5 बार तो यूपी पीसीएस ने ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो ये जो डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कितना रखा? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6.5% जो रेट है ये अनचेंज रखा है। अब रेपो रेट आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, होता क्या है रेपो रेट? तो रेपो रेट ऐसे ले सकते हैं, लेट्स सपोज दिस इज आरबीआई, ये आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक कौन से हो गए? आरबीआई तो सबसे ऊपर हो गया, सेंट्रल बैंक में आ गया। और ये हो गए हमारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि यही एचडीएफसी हो गया या एसबीआई हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो जिस रेट पे आरबीआई इन बैंक को लोन देता है, ये ये बैंक भी लोन लेते हैं। भाई इनके पास पैसा कहाँ से आता है दूसरों को लोन देने के लिए? जो और जो अपने एम्प्लॉय है उनको सैलरी देने के लिए, या फिर अपनी जो पॉलिसीज है जैसे होम लोन की पॉलिसीज है ये बैंक्स भी चलाते हैं। तो उसके लिए जिस जिस रेट पे आरबीआई इनको देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जिस रेट पे वो इंटरेस्ट रेट पे इनको लैंड करता है लोन, तो उसको तो कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई को लगेगा कि थोड़ा पैसा ज्यादा चला गया है मार्केट में, पूरा फ्लो में है, तो जब आरबीआई इन कमर्शियल बैंक से वापस से लैंड कर लेगा, वापस से ये कमर्शियल बैंक आरबीआई को देंगे लैंड रेट, तो जिस रेट पे आरबीआई फिर इनसे वापस लेगा उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो। तो बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो, तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लैंड करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और ये 6.5% आरबीआई ने कहा कि बदलने की जरूरत नहीं है, महंगाई पहले ही ज्यादा हो रही है, तो अब हम इतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे पॉलिसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा से किस सांसद को निष्कासित किया गया? ये बहुत अभी चर्चा में है और आ भी सकता है, क्योंकि ये जो इनका निष्कासन हुआ है ये पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने किया है। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने इनका निष्कासन किया है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जिनका निष्कासन हुआ है उनका नाम है महुआ मोइत्रा, और ये जो है तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, जहाँ की ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो भी तृणमूल कांग्रेस से, और तृणमूल कांग्रेस से जो है सांसद है। तो बेसिकली क्या हुआ था, इन पर जो आरोप लगे हैं एथिक्स कमेटी के, और जो कि एथिक्स कमेटी ने फिर उनको वहां पर मुद्दे को रखा भी था, कि महुआ मोइत्रा ने जो संसद में सवाल किए हैं अडानी ग्रुप को लेकर, वो सवाल उन्होंने एक बिजनेसमैन से गिफ्ट और पैसे लेने के बाद, मतलब कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के बाद उन्होंने वो संसद में पूछे हैं। और जो बिजनेसमैन का नाम है उसका नाम है दर्शन हीरानंदानी। और उन पर जो आरोप है फिर वो उस कमेटी ने उसको इंक्वायर किया, और इंक्वायर करने के बाद वो एक
उस पर निष्कर्ष पर आई तो उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा को संसद से हम निष्कासित कर रहे हैं। तो इनको एथिक्स कमेटी ने निष्कासित कर दिया गया है, इनकी जो मेल प्रैक्टिसेस है उसके कारण। तो एथिक्स कमेटी का भी इसमें नाम याद रखना है कि कौन सी कमेटी ने किया है। एथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 2002 में गठित हुई थी और ये गठित हुई थी जो भी एमपी कुछ मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब संसद के विरुद्ध जो प्रैक्टिसेस होती है उन प्रैक्टिस को करते हैं, तो उसके लिए उनको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो महुआ मोइत्रा को हाल ही में निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आर्मेनिया में हुई है, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये जो लेस देन 20 से ईयर से नीचे होते हैं उनके लिए होती है। लेस देन 20 से होती है, यानी कि 19 से अप टू नीचे तक। तो जिनकी भी एज 19 से नीचे तक की है उनके होती है, तो इसलिए इसे जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहते हैं और इसको आर्मेनिया में ये आयोजित हुई थी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन सा देश बाहर निकल गया है? तो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिससे इटली बाहर निकल गया है। बेसिकली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये एक चाइना का बहुत एम्बिशियस प्लान है। अब क्या इसका प्लान है चाइना का? लेट्स सपोज एक मैप है, वर्ल्ड मैप, कि चाइना वांट्स दैट पूरे वर्ल्ड में ये एक लैंड रूट और एक सी रूट बनाना चाहता है। ये एक लैंड रूट और एक सी रूट बनाना चाहता है जिसमें इसका जो एम्बिशियस प्लान है उसमें यूरोप भी है, उसमें इंडियन ओशन भी है, पैसिफिक ओशन भी है। चाइना सभी तरह से अपनी पकड़ बनाना चाहता है। तो बेसिकली इसका प्लान क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कि चाइना जो है ये यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए एक सी रूट बनाना चाहता है, यहाँ से कि यहाँ से कार्गो जाएगा। तो इसको तो ये कहता है बेल्ट। जो ये सी रूट जो बनाएगा उसको तो कहते हैं ये बेल्ट। और ये जो लैंड रूट से जाएगा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ ये चाइना है, तो लैंड रूट से ये यूरोपियन कंट्री को जोड़ेगा सड़क के थ्रू। जो सड़क बनाई जाएगी उसके थ्रू जब ये जोड़ेगा तो उसे कहेंगे रोड। तो इसका जो सी रूट है तो उसे तो कहेंगे बेल्ट, और जो ये रोड के थ्रू जाएगा इसे कहेंगे रोड। तो ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली चाइना का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम कर रहा है सभी कंट्रीज से, कि इसने यहाँ पर सी रूट ये बनाना चाहता है और एक लैंड रूट बनाना चाहता है यूरोप, जो यूरोप तक जाए। अब उसमें से इटली बाहर निकल गया है, इटली मतलब उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। तो अब इंडिया के लिए भी यही कंसर्न है कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते, बिकॉज अगर ये हमारे यहाँ से जाएगा तो हमारी टेरिटरी में से भी निकल करके जाएगा जो कि हमारे लिए खतरा है। तो हम इसका पार्ट नहीं है, इंडिया पार्ट नहीं है, पर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने इसे साइन कर लिया था और इसमें इटली अब इससे बाहर निकल गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, हाल ही में बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर जैन जो है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। समीर जैन ये भारतीय मूल के हैं, समीर जैन, जिसको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। बेसिकली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल जो है ये बहुत पुरानी ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है बीबीसी, और ये एक मीडिया के तौर पर काम करती है। और आपने सुना भी होगा बीबीसी के इंटरव्यूज हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो बीबीसी इज अ बिग टर्म जो कि ब्रॉडकास्टिंग का वर्क करती है। इट्स रिलेटेड टू प्रेस, इट इज रिलेटेड टू मीडिया। तो इसके डॉक्टर समीर जैन भारतीय मूल के जो है इनको अभी इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हन्नुका त्योहार मनाया गया है। यह किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो हन्नुका त्योहार जो है ये यहूदी जो जूइश पीपल होते हैं वो मनाते हैं, और मोस्टली जो जूइश पॉपुलेशन है दैट इज इन राइट नाउ इट इज इन इजराइल, जो मोस्टली जूइश पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड में
मोस्टली सभी यूरोपियन कंट्रीज में जूइश पीपल पाए जाते हैं, तो हन्नुका त्योहार जो है ये मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ में भारत ने यूएई में किस इनिशिएटिव को आरंभ किया? तो यूनिसेफ और इंडिया ने मिल करके यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में अभी COP28 हो रहा था। COP28 इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये है वर्ल्ड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वर्ल्ड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज पर ये जो है आयोजित हुआ था COP28, जिसमें अभी सभी कंट्रीज के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे हमारे यहाँ से वो करने के लिए पार्टिसिपेट। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने और भारत ने एक इनिशिएटिव साइन किया है जिसका नाम है ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें मोर फोकस देना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस देना है, और उसी के लिए इन्होंने ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव दोनों ने मिलकर के यहाँ पे यूएई में अनाउंस किया है कि ये इनिशिएटिव हम चलाएंगे। अब नेक्स्ट है और लास्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो निखिल डे जो है इनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से है दिया जाता है ये वाला जो चैंपियनशिप अवार्ड है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट जो है ये अवार्ड देता है, और इससे निखिल डे को नवाजा गया है, निखिल डे को सम्मानित किया गया है। तो these questions are mostly important for your upcoming government exams, whether it is remaining UP पुलिस और दिल्ली पुलिस, और जो भी एग्जाम्स है whether it is PCS और any other state PCS जैसे कि राजस्थान PCS अभी आने वाला है, तो या यूजीसी नेट जो है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट में चल रहा है। और अब डायनेमिक इतना हो गया है क्योंकि सभी जो एग्जाम है वो करंट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि आपको करंट का भी थोड़ा होना चाहिए। और अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि व्हाट, क्वेश्चन ज्यादातर वाई वाले आ रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेंगे कि कब बनाया गया, कैसे बना, उसकी हिस्ट्री आपसे पूछ लेंगे। तो स्टे अपडेटेड विद द फ्यूचर कोचिंग, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ बेटर कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सोर्सेज न्यूज़पेपर है, टोटली वी आर रिलाइंग ऑन द न्यूज़पेपर, ऑन द पीआईबी और द मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स। तो स्टे ट्यून्ड विद द फ्यूचर कोचिंग, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको और कुछ नया करना है या और क्या टॉपिक है जिस पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस